नाज़रीन, जैसा कि आप सुन चुके होंगे, अब से चंद घंटे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सुलह मशवरा करके कैबिनेट की मीटिंग के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप, पाकिस्तान के सियासी मैप को बाकायदा इशू किया गया। पॉलिटिकल मैप की अहमियत यह है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैप नहीं है, ये लॉजिस्टिक मैप नहीं है। पॉलिटिकल मैप में से बाकी सारे मैप कहा जाता है कि डिराइव होते हैं। ये गालिबन उस चीज़ का भी जवाब है जब 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान की हुकूमत में आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके एक नया पॉलिटिकल मैप इशू किया, जिसमें पूरे यानी ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर को बल्कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक हिंदुस्तान के अंदर दिखाया गया। पॉलिटिकल मैप एक सिंबॉलिक चीज़ है, पॉलिटिकल मैप एक असर्शन है, पॉलिटिकल मैप एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैप नहीं है, पॉलिटिकल मैप एक डिफेक्टो मैप नहीं है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो आज पाकिस्तान ने इशू की है। और ये बताया गया, अब से जो पहले ब्रीफिंग हुई, अब से 2 घंटे पहले बहुत बड़ी ब्रीफिंग हुई फ़ॉरेन ऑफिस में, फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, बहुत से और इदारों की, जिसमें बताया गया कि ये जो मैप इशू किया गया है इसे चीन के साथ मशवरे के बाद इशू किया गया है। चीन को कॉन्फिडेंस पे लिया गया है, ये मैप चीन के साथ शेयर हुआ है। और यूँ समझिए कि पाकिस्तान और चीन दोनों ने मिलकर इस खत्ते के हवाले से अपनी पॉलिटिकल जो डेफिनेशन है इस खत्ते की, जो पॉलिटिकल जिस तरह से खत्ते को पाकिस्तान और चीन समझते हैं कि डिफ़ाइन होना चाहिए, इस तरह से उसे डिफ़ाइन किया गया है। इस लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बहरहाल प्रोग्राम का हमारा फोकस जो है पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर रहेगा, जहां बहुत से लोग ये समझते हैं, जैसे पाकिस्तानी ओरिजिन प्रोमिनेंट कॉलम्स शाहीन सहबाई साहब जो हैं, उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची शहर की सफाई के लिए NDMA को और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को जो जिम्मेदारियाँ दी हैं, उसमें उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक प्ले की है सिंध की पॉलिटिक्स के हवाले से, और इससे पाकिस्तान में एक गालिबन बड़ी तब्दीली आ सकती है। क्या वाकई ऐसा हो सकेगा? इस बुनियादी सवाल के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मुझे कराची से ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट एंड जर्नलिस्ट जनाब मज़हर अब्बास साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे फ़ोन लाइन के ऊपर जनाब साबिर शाकिर साहब, पॉलिटिकल कॉलमिस्ट हैं, आपकी जानी पहचानी शख्सियत हैं। मुझे लाहौर से ज्वाइन कर सकेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए जनाब सईद काजी साहब, और मैं कोशिश करूँगा कि शायद कोई एक और एक्सपर्ट भी हमें ज्वाइन कर सके। लेकिन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। मज़हर अब्बास साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि शाहीन सहबाई साहब का ये दावा है, उनका कॉलम है अ मास्टर स्ट्रोक दैट कुड चेंज एंटायर लैंडस्केप ऑफ कराची एंड सिंध, वो इस हवाले से कह रहे हैं कि जो कराची की सफाई के लिए उसके तमाम जो हालात थे बारिश के बाद, उनको ठीक करने के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, NDMA और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, उनको जो जिम्मेदारियां देने का फैसला वज़ीर आज़म ने किया है, उससे कराची में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया मोहित, मेरा ख्याल है बहुत कबल अज़ वक्त है ये कहना। देखिए, कराची का मसला महज नालों की सफाई नहीं है। कराची का जो बुनियादी मसला है, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, जब तक उसे एड्रेस नहीं किया जाएगा, कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक नहीं होगा। मास्टर स्ट्रोक क्या होता है? अगर आप उससे वज़ीर आज़म कैसे एड्रेस कर सकते हैं मज़हर? उनके पास तो गवर्नमेंट ही नहीं है सिंध में। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप कराची 2-3 दिन स्पेंड करें, चीफ मिनिस्टर को बुलाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं। जिस तरह 2013 के कराची ऑपरेशन में तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके कराची ऑपरेशन शुरू किया गया था ना। अगर आप आज की सिचुएशन देख लें मोहित, तो बहुत खुशी होंगे लोग कि अगर अभी बारिश होती है और उसमें पानी कम खड़ा होता है, नाले आपके यहाँ, देखिए आपके नाले बड़े वेल प्लेस्ड हैं, आपके यहाँ जो चीज़ें हैं, वो जो गंद है वो अपनी जगह है। लेकिन जो कराची का मसला है वो महज नालों और कचरे का मसला नहीं है। कराची का बुनियादी मसला जो है, जब तक वो एड्रेस नहीं होगा, फ़र्ज़ करें जो जैसे कराची इस वक्त डिवाइडेड है बहुत सी सिविक एजेंसीज में, आप एक सड़क ठीक करें तो दूसरी सड़क पे ऑब्जेक्शन ये आ जाता है कि जी ये आपकी सड़क नहीं है, तो मेरी सड़क है, मेरी जुरिस्डिक्शन है। ये जो इशू है, जो प्राइम मिनिस्टर आगे अगर चीफ मिनिस्टर को लेके बैठे, लोकल गवर्नमेंट के लोगों को लेके बैठे, इवन आर्मी चीफ आ जाएं, आप रेंजर्स होंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। एक मास्टर प्लान बनाएं। एक चीज़ दूसरी ये करें कि ये तय करें कि तमाम जो सिविक एजेंसीज हैं वो अंडर वन अम्ब्रेला हों। कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कराची वन अम्ब्रेला के अंडर नहीं है। जहां आप कर लेंगे उधर के नाले, DHA के नालों का क्या होगा? DHA के अगर आप आए, डिफेंस चले जाएं, कैंटोनमेंट के एरिया में चले जाएं, तो आपको सड़कें इतनी ना हमवार नजर आएंगी, क्योंकि ड्रेनेज का सिस्टम प्रॉपरली बनाया ही नहीं गया कराची में।
तो कराची का एक मसला नहीं अच्छा, है। अब जरा रुके, मैं आप इसी के आपका जो आर्गुमेंट है ना उस पर मैं साबिर शाकिर को भी लाना चाहता हूं। साबिर शाकिर मजहर ये समझते हैं कि ना काफी है, ये सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है, इससे कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती कराची के लिए। जरूरी है कि वजीर आजम वहां जाएं और तमाम स्टेक होल्डर्स को उस तरह से इकट्ठा करें जैसे नवाज शरीफ साहब ने 2013 में कराची की लॉ एंड ऑर्डर के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया था। साबिर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात तो सही है मजहर साहब की कि हम किसी एक स्टेप की बुनियाद पे ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे कोई गेम चेंज हो रही है या गेम चेंजर हो सकता है ये मामला कि आप सफाई शुरू करवा दें। कराची बहुत अरसे से जी बेयारो मददगार है और कराची का जो वोटर है वो बहुत ही पढ़ा लिखा है, समझदार है, सेंसिबल है और उसको वाकईतन एक मसीहा की तलाश भी है, मसीहा का इंतजार भी कर रहा है। उन्होंने एक अल्ताफ हुसैन को मसीहा समझा था, लेकिन वो एक अपनी दानिश में, अपनी सरिश्त में वो एक दहशतगर्द निकला और उसको डिसमेंटल किया गया एक तवील अरसा। कराची में लाशें और मार धाड़ हत्याखोरी, उस अजाब से अब कराची निकल आया है। कराची के शहरियों को अब भी इंतजार है कि कोई भी, अब उन्होंने वोट दिया पीटीआई को और इमरान खान को वेलकम किया। अब पिछले 2 साल से अगर देखें तो ये इस बहस, वोटर ये नहीं देखता जी कि ये 18वीं तरमीम क्या है और 16वीं तरमीम क्या है, ये फेडरल इशू है या प्रोविंशियल इशू है। ठीक है, वो ये देखता है कि मैंने वोट दे दिया है और जिसको वोट दिया है वो उससे तवक्को लगाता है, उसी से उम्मीद रखता है। और अगर ये इस सोच के साथ अगर वापस जाएंगे और ये अगर ये बताने की कोशिश करेंगे पीटीआई वाले कि देखें 18वीं तरमीम की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए थे, कर नहीं सके, तो कोई फायदा नहीं होगा। वोटर ने, क्योंकि कराची का वोटर अगेन कह रहा हूँ बाकी इलाकों की निस्बत वो पढ़ा लिखा वोटर है, सेंसिबल है, उर्दू स्पीकिंग की मेजॉरिटी है वहाँ पे, वो बहुत ही क्लासिकल क्लास है जो ये सारी चीजों को समझती है। तो कराची को जरूरत है काम करने के लिए कोई आए, वो वहाँ पे इश्यूज को एड्रेस करे, उनको पीने का साफ पानी दे, सफाई वाला काम करे और पीटीआई को आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये काम करना पड़ेगा। अगर ये करेगी पीटीआई तो कराची पूरा ठीक है। अब आने जरा सईद काजी साहब को। सईद काजी साहब, वजीर आजम के पास तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ही हैं, उनके पास ना तो कराची शहर की लोकल गवर्नमेंट उनके कंट्रोल में है, न सिंध हुकूमत उनके कंट्रोल में है। अगर उनको कराची में कोई काम करके दिखाना है तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि कराची का इतना बड़ा मसला सामने आया है कि ज़रा सी बारिश होती है, कराची में थोड़ी बढ़ जाती है बारिश तो कराची शहर जो है वो डूब जाता है, वहाँ लोग इलेक्ट्रोक्यूशन से मर जाते हैं, दर्जनों के हिसाब से गाड़ियाँ जो है वो नालों में बह जाती हैं। इस शहर में अगर वो कराची के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करके फेडरल गवर्नमेंट दिखा दे तो क्या फेडरल गवर्नमेंट को, पीटीआई की गवर्नमेंट को एक सियासी, ये एक पॉलिटिकल मूव, इसको क्या आप देखते हैं और क्या उनको सियासी फायदा इससे खातिर का हासिल हो सकेगा जैसा कि शाहीन शहबाई साहब समझ रहे? मैं समझता हूं हो सकता है अगर एनडीएमए वो काम करके दिखा दे जो 12 सालों से नहीं हुआ और प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे एक माहौल में थोड़ी सी बेहतरी भी आ जाए, क्योंकि वहां बहुत बुरे हालात हैं, तो वो एक यकीनन एक आर्ग्यूमेंट भी आप विन कर रहे हैं और जमीन पर आप एक तब्दीली भी ला रहे हैं। ये तो आपके सवाल का एक पहलू है। अब दूसरा पहलू ये है कि असल में कराची हो या कराची की बात कर लेते, बाकी ये मसला क्या है कराची का? कराची का कोई परमानेंट हल है या हमें हर साल एनडीएमए भेजना पड़ेगी? कराची का वही मसला है जो हर जगह है। वो क्या मसला है? मसला नंबर 1, पहले तो आपकी कोई पब्लिक स्पेंडिंग ही नहीं है, वो श्रिंक करती चली जा रही है अंडर द सिस्टम। नंबर 2, दूसरा आपका मसला यह है कि कभी किसी ने तहकीक की है कि कितनी ट्रांसलेशन होती है? पाकिस्तान में सरकारी सतह पर लूट मार का सबसे बड़ा बाजार जो गर्म है वो आपकी पब्लिक स्पेंडिंग में है। और मेरी जाती मैंने थोड़ी कोशिश करके जो फिगर ढूंढी है वो आंखें खोल देने वाली है। 20 से 30% भी जमीन पे खर्च नहीं होता, खा जाते हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया था, आप भी अर्ज करते हो। एक बड़े ठेकेदार से मैंने अपना उससे राजदारी की शर्त पर पूछा कि यार ये तुम्हें जो 100 रुपया मिलता है ठेका, उसमें कितना ऊपर वाले रख लेते हैं? वो कहता है यार ज्यादा नहीं, बस 30% रख लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब तो तुम कितना रखते हो फिर? जो 30 देते हो तुम 20-25 लगाओगे ना। प्रॉब्लम क्या है? अब एक और मैं आपको बात, आज कराची का क्या प्रॉब्लम है, कराची और सारे शहरों का क्या प्रॉब्लम है? इनफॉर्मल सेटलमेंट्स देखें, फिगर देता हूं आपको। 77% लोगों की जो आबादी है वहां 1 हेक्टेयर में 5000 लोग रह रहे हैं। 23% जो आबादी है वहां 80 लोग रह रहे हैं।
1 हेक्टेयर में। आपने कब्जा ग्रुपों को अपने शहर हवाले, आपने टाउन प्लानिंग की, जदीद शहरों को मैनेज करने का तरीका क्या है? क्या ये मनशा बमों ने ठीक करना है हमारा काम वहां, या क्या ये चाइना कटिंग ने ठीक करना है? क्या ये जो इतनी बड़ी एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी को आपने औने पौने में 460 अरब रुपए में जमीन दे दी है, वो 460 अरब की है? ये मसला है। मसला ये है कि ये जरिया करप्शन है सबसे बड़ा। हमारी फलाह के जो पैसे हैं वो 20% भी हमारे ऊपर खर्च नहीं होते। ये है इसका परमानेंट हाल और सेटलमेंट, जिसे आप पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं। यहां पानी बेचते हैं, मुझे बताएं, नहीं बिकता पानी? कौन बेच रहा है वहां पे पानी? कौन था पहले? ये जो हाइड्रेंट्स जो हैं, ये कौन बेच रहा है? इतना इस्तेसाल उस शहर के लोगों का, मिनी पाकिस्तान का, जो 70% दौलत पैदा करते हैं, उनका भुरकस निकाल दिया हम लोगों ने। यकीनन एनडीएमए जाके कुछ करे, एक पैरेलल क्रिएट करे और एक मिसाल कायम करे, तो यकीनन पीटीआई को फायदा होगा अगर ये होता है। लेकिन इसका परमानेंट हल ये है कि इस 2 नंबर ठेकेदारी निजाम को खत्म करें, हमारी जेब से लिए हुए टैक्सेस के पैसे हमारे ऊपर खर्च करना शुरू करें, इसकी आदत डालें, इसको जरिया मुआश ना बनाएं, करप्शन का जरिया ना बनाएं, हराम खाने का जरिया ना बनाएं। ये हल है, वरना ये मसाइल होंगे। ये आज साफ होगा, एनडीएमए बाहर आएगी, नाले फिर भरेंगे, फिर वही होगा और ये सिलसिला चलता रहेगा एंडलेसली। जी पीरजादा साहब। जनाब, मैं जरा एक इसी सवाल को, आपके सवाल से जो करप्शन की बात निकली कराची शहर के हवाले से, मजहर अब्बास साहब एक सिविल सर्वेंट जिनका कराची का बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कोई सवाल पूछता ही नहीं कि कराची शहर के अंदर जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाई गई है, जिसने सिंध हुकूमत यानी कराची शहर के अंदर, हर शहर में, कराची में पहले कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, जैसे लाहौर में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे इस्लामाबाद में सीडीए है, हर शहर में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। कराची जैसे बड़े शहर में कराची की अपनी जो शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसे पस से पुश डाल के एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटी बना ली, जो करप्शन का बहुत बड़ा सोर्स भी है। फेडरल वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में है। ये मंजूर काका और ये सारे अफेयर, सारे स्कैंडल्स का उसके साथ ताल्लुक है। इसे भला कराची के अंदर कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है कि कराची शहर के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, जो सबसे एक पैसे खाने वाली जगह है, वहाँ पर उन्होंने अपना एक डिपार्टमेंट बना लिया है बिल्डिंग का? जी, मेरा ख्याल है मोहित, जिन साहब ने भी आपसे बात की है उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। देखिए, कराची का सबसे बड़ा मसला, मैं फिर वही बात करूंगा कि जब तक आप बुनियादी मसलों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, आज आप में से हम सब बैठे हैं, हमें किसी को पता है कि कराची की एक्चुअल पॉपुलेशन कितनी है? जहां की आबादी का आपको इल्म ना हो, वहां आप प्लान कैसे कर सकते हैं? फिर ये कि ये जो बात की है, इस वक्त जो कराची में हो रहा है, इस वक्त जो कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, उसमें ये जो कराची बिल्डिंग को सिंध बिल्डिंग बनाया गया है, ये प्योरली इस वक्त कराची को और जनरली सिंध को चंद बिल्डर्स रन कर रहे हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले भी करवाते हैं, वो पॉलिटिकल फैसले भी करवाते हैं। वो डीएचए में भी आपको मिल जाएंगे, वो आपको सिंध बिल्डिंग में भी मिल जाएंगे, वो आपको कैंटोनमेंट के एरियाज में। ये इतना बड़ा कार्टेल है और खरबों रुपए का हेर फेर है। ये देखिए ना, जहां आप 400 गज का मकान है, प्लॉट है, वहां आप सिर्फ 420 गज करवा देते हैं उसको नक्शे जाली करके, और आप 16 मंजिला खड़ी कर देते हैं। कराची में हजारों की तादाद में इस तरह बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। अब उसमें कहाँ पानी आएगा, कहाँ ड्रेनेज सिस्टम होगा? आप ये जो बात कर रहे हैं ना भाई एनडीएमए वगैरह, एनडीएमए आएगी अगर आपने उनको साथ लेके आपने उन इलाकों को साफ कर दिया और डीएचए और कैंटोनमेंट के इलाकों को साफ कर दिया, तो इन्हें लोकल बॉडीज में फायदा हो सकता है पीटीआई को। लेकिन अल्टीमेटली कराची का सलूशन यही है कि लोकल बॉडीज एम्पावर्ड हों, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ताकतवर हो, मेयर के अंडर चाहे आप उसका डायरेक्ट इलेक्शन कराएं या जैसे भी कराएं, मेयर के अंडर ये सारी बॉडीज हों, ताकि एक चैनल बन सके कि चीज़ों को रिजॉल्व करने का। फिर विफाकी हुकूमत उसको चाहे सूबों के थ्रू या किसी के थ्रू भी फंडिंग करे। कराची की अपनी इतनी रिसोर्सेज हैं कि अगर एम्पावर आप कराची को करेंगे तो उनको शायद फंडिंग की भी जरूरत ना हो। अच्छा, एक सवाल एक आता है, सुनने वालों के जहन में भी आ रहा होगा, मेरे जहन में अभी ये सवाल आया कि अगर पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत कराची जैसे बड़े शहर को, जहां से ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि सिंध के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा डिस्प्रोपोर्शनली लार्ज इशू अराइज होता है,
अगर उस शहर की सिविक फैसिलिटीज़ को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पाती, उसको गवर्न नहीं कर पाती, डायरेक्शन नहीं दे पाती, और ये कोई 2-3 साल की हुकूमत नहीं है, 2008 से ये मसलसल अब 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं, इससे पहले भी हुकूमत कर चुके हैं, तो ये नेशनल पॉलिटिक्स को ठीक करने की बात जब करते हैं तो उसकी फिर क्या लॉजिक बनती? देखिए, पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम ये रहा है हमेशा से, हालांकि ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी को कराची से वोट नहीं पड़ा। पीपल्स पार्टी की 70 में कराची से 8 MPs थे, उनके हमेशा कराची से 2 या 3 MNAs जीत कर आते हैं 70 से। 79 और 83 में उनका ऑलमोस्ट मेयर इलेक्ट होने वाला था। प्रॉब्लम सिर्फ पीपल्स पार्टी की ये है कि वो कराची को जिस अंदाज में देखती है, वो ये समझती है कि कराची में उसका वो पॉलिटिकल स्टेक नहीं है जो बाकी मानदा सिंध में या पाकिस्तान में उस जमाने में, अब तो खैर सिंध में ही वो रह गए हैं, लेकिन बाकी मानदा पाकिस्तान में था। तो उनकी पॉलिटिक्स विज़ावी कराची डिफरेंट होती है, सिंध डिफरेंट होती है, बाकी सिंध डिफरेंट होती है, और ओवरऑल पाकिस्तान में उनकी पॉलिटिक्स डिफरेंट रहती है। इसीलिए जो डिक्लाइन आया पीपल्स पार्टी का, उसकी बेसिक वजह यही थी कि वो पॉलिटिक्स को बिल्कुल एक अंदाज में, वरना कराची उनको बड़ी तादाद में वोट देता। कराची में एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना था ना, जब एमक्यूएम का प्रॉब्लम आया था तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना था, लेकिन पीपल्स पार्टी उसे फिल नहीं कर सकी, और इसी वजह से पीपल्स पार्टी आज तक कराची के उस वोटर को एड्रेस नहीं कर सकी कि जिसको वो विन ओवर कर सकती थी लेकिन नहीं कर सकी। इसीलिए पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम जो यही रहा है और इसीलिए पीपल्स पार्टी सिंध के मुकाबले में जब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, बाकी बांदा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करती है तो वो मुख्तलिफ अंदाज में करती है, सिंध की मुख्तलिफ अंदाज में करती है, और सिंध के दारुल खिलाफा की मुख्तलिफ अंदाज में करती है। अच्छा, अब ज़रा इसी सवाल को लेकर आते हैं साबिर शाकिर साहब के पास। साबिर शाकिर साहब, मज़हर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध की पॉलिटिक्स एक मुख्तलिफ अंदाज से करती है, कराची की मुख्तलिफ और नेशनल पॉलिटिक्स मुख्तलिफ करती है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो PMLN के साथ, मौलाना के साथ मिलकर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ईद उल अज़हा के बाद जो होने वाली है, हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को हटाने की बातें कर रही थी। अब दो चीज़ें हो गई हैं, एक नैब की 34 अमेंडमेंट्स के ऊपर जब हुकूमत ने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर ली, उससे पीछे विड्रॉ होके वहाँ भी अपोजिशन की जमातों को धचका लग गया। कराची शहर को जब फेडरल गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट जाके साफ़ करते हैं, उसे बहाल करते हैं, एक शहर की हालत में लेकर आते हैं, तो भी पीपल्स पार्टी की साख को धचका लगता है। तो ये जो दो धचके हैं, इसके बाद ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस या मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है, ये कितनी कामयाब होती है आपको नज़र आ रही है? देखिए, ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तो जो मुझे लगता है वो फोटो सेशन होगा, और अदरवाइज तो पीपल्स पार्टी अपने मामला तय करने में लगी हुई है। मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप अपने मामला तय करने में लगी हुई है। क्या मामला? वो अभी भी चाहते ये हैं कि नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम की जाएं, उनको ईज किया जाए, और बाकी उसके बदले में अगर कुछ और हमसे करवाना है तो हम हाजिर हैं, और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करवानी है तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं, क्योंकि आखिर तक कभी भी फैटफ के बाद के मामले में वो यही कह रहे हैं कि हम ऑन बोर्ड हो सकते हैं अगर आप नए ऑर्डिनेंस में कुछ, यानी वो फैटफ जो कि नेशनल इशू है उसको सपोर्ट करने में अपना नैब का मसला ठीक करना चाह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। उनकी तो लाइफ लाइन वही है ना जी, उनकी लाइफ लाइन तो है नैब ऑर्डिनेंस ख़त्म हो, उसमें से चीज़ें निकाली जाएं, उनको मुकदमात से छुटकारा मिले, उसके बाद वो आज़ाद होकर पॉलिटिक्स करें। लेकिन साबिर साहब, आप ही हमारे प्रोग्राम में थे जब आपने ताबड़तोड़ किस्म के हमले किए और डायसेक्शन की उन अमेंडमेंट्स की जो कि PMLN और PPP लेके आ रहे थे, जिसके नतीजे में हुकूमत इतनी घबराई, मैं समझता हूँ उन आर्गूमेंट्स के नतीजे में, कि अगले दिन हुकूमत विड्रॉ कर गई उस पूरी अमेंडमेंट के सीन से। तो आपको लग रहा है कि अब हुकूमत कोई खातर खा नैब में, मतलब यकीनन अपोजिशन की डिमांड होगी, लेकिन कोई उनको खातर खा फैसिलिटेट किया जाएगा नैब में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अभी तक इमरान खान अपने असल मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं जी। वो ये कहते हैं कि इस मामले पे कोई बात नहीं हो सकती, और इवन वो यहाँ तक कहते हैं कि जनाब अगर बहुत ही मसला आया तो इक़्तिदार ख़तरे में है तो इक़्तिदार छोड़ देंगे, नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे नए इलेक्शन करवा लेंगे। लेकिन मेरे होते हुए, उनका ये है कि मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी क्वार्टर सेंचुरी की जो जद्दोजहद है अकाउंटेबिलिटी से मुताल्लिक, एंटी करप्शन, ये सारी की सारी मैं छोड़ दूं, और पूरे का पूरा पार्टी का मंशूर है जो वो एक साइड पे रख दूं, और एक वक्ती फ़ायदे के लिए
मैं ये काम करूं। सईद इसलिए काजी उन्होंने कहा है ठीक। कि फैटफ का जो मामला है, हाँ। उन्होंने कहा कि जॉइंट सेशन बुलाएं और अच्छा। उसमें आप मंजूर करवा लें। ठीक है। सईद काजी साहब, इमरान खान ने कई दफ़ा पहले भी यू टर्न्स किए हैं, उन पे इल्ज़ाम है सरेंडर कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेते हैं। अब फैटफ के इशू के ऊपर जाके PPP PML ने इमरान खान को फंसाया है। पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलना चाह रहा है, नए कवानीन बनाने ज़रूरी हैं। आप समझते हैं कि बिलाखिर इमरान खान से नैब का जो कमज़ोर करने वाला कानून है वो हासिल कर ही लेगी अपोजिशन? मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये इस तरह कर लेंगे। और दूसरी बात ये फैटफ पे जो इनका नुक्ता नज़र है वो आप देखें, ये जो बोलते हैं वो और होता है, जो असेंबली में जाके इनका जो अमली इकदाम होता है वो और होता है, और वो ऐन जिद होता है उस सारी कहानी की जो बाहर बयान कर रहे होते हैं। अंदर वोट दे के आए हैं और बाहर आके कह रहे हैं कि हम शिकायत लगाएंगे कि जी ये कानून से तो ये हो गया। एहसन इकबाल साहब का बयान आया, बिलावल भुट्टो साहब का बयान आया। तो मेरे ख्याल में ये साबिर शाकिर साहब ठीक कह रहे हैं, एक जो साबिर शाकिर साहब ने बात की है इस इनके रवैये के हवाले से। दूसरी बात ये, मैं एक और आपको बात बताऊं जो सबसे बड़ी कमजोरी, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की क्या कमजोरी है। देखें, इनके जन्म की हकीकतों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज इन पार्टियों की मुस्लिम लीग नून जो बनी थी वो इसलिए बनी थी कि पीपल्स पार्टी को बर्बाद करे, और MQM भी इसलिए बनी थी। और जो पीपल्स पार्टी का इसके साथ हाथ मिलाना है वैसे ही किस ऑफ डेथ है। ये दोनों मिलकर तहरीक तो चलाए अवाम, लेकिन अब पीपल मुस्लिम लीग नून के साथ तो वैसे ही पब्लिक सपोर्ट कोई नहीं है। वो मौलाना की तरफ देखते हैं कि यार बंदे ला दो मदरसों में से तो हम ये कर लें, कुछ कर, तो वो तो कुछ नहीं होना। और जितने वाइटल इश्यूज हैं जिसमें हमारी जो एक एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, ये हाथ बांध के खड़े होंगे। मैं यही अर्ज कर रहा हूं जो अभी ये इन्होंने बात की, फिर मैं उसकी तरफ रिफर कर रहा हूं जो कि ये तो जाके वैसे तरले हो रहे होते हैं, किसको नहीं पता, किसके इल्म में नहीं है। और एक और बात जो मदर साहब ने बड़ी अहम बात की मेरे ख्याल से, वो यही थी कि जब आपके शहर की प्लानिंग जो है वो कब्जा ग्रुपों के हाथ में होगी तो क्या कर... जी पीरजादा साहब, तो क्या हो सकेगा। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, लाइव प्रोग्राम है, ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हम पाकिस्तान की दाखिली सियासत के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे तीनों गेस्ट जो हैं, कराची से मज़हर अब्बास साहब, इस्लामाबाद से साबिर शाकिर साहब, लाहौर से सईद काजी साहब तो मेरे साथ हैं। लेकिन मुझे अभी मज़ीद ज्वाइन किया है डॉक्टर फरीद मलिक साहब ने, जो कि साइंटिस्ट हैं, डॉक्टरेट उनकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के हवाले से है, चेयरमैन रह चुके हैं साइंस फाउंडेशन के, प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट हैं अंग्रेज़ी की अखबार द नेशन में। और उनका जो नया कॉलम है जिस हवाले से मैंने उनको लिया है, लेटेस्ट कॉलम है, वो है मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स, जिसमें उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो APC जो अपोजिशन मुनक्कद कर रही है, जो बुला रही है, उसका उन्होंने एक तज्जिया लिया है, उसका एक जायज़ा उन्होंने लिया है क्रिटिकल किस्म का। डॉक्टर फरीद मलिक साहब, आप इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को क्यों इतने तनकीदी तौर पे देख रहे हैं? आप क्यों समझते हैं कि ये पॉजिटिव नहीं है? देखिए जी, जुलाई 1977 से लेके 2018 तक जो ये 40 साल का पीरियड है, ये बैकवर्डनेस का पीरियड है। मैं इसको कहता हूँ ज़िया डार्क एजेस हैं। इसमें हम बैकवर्ड गए हैं, फॉरवर्ड नहीं गए। तो जो लोग जिन्होंने 40 साल एक बैकवर्ड ले जाने का एजेंडा बनाया है, अब सडनली उनकी क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है कि वो एक फॉरवर्ड जाने का एजेंडा बनाएं। मेरा नहीं ख्याल है वो बना सकते हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि हम एक अपना सेपरेट कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें हम उन लोगों को मदऊ करें जो हमें फॉरवर्ड एजेंडा बताएं, ये बताएं कि हमने आगे किस तरह जाना है। क्योंकि ये लोग हमें आगे नहीं ले जा सकते, ये लोग हमें पीछे ही ले जाएंगे और पीछे ले जाते गए अब तक। ये मेरे थिंकिंग है। अच्छा, और इसी को मैंने डिस्कस किया। अब जरा रुक जाए मेरे साथ मज़हर अब्बास साहब। और ठीक मज़हर अब्बास साहब, आर्गुमेंट ये है कि इन लोगों ने पहले कभी आगे नहीं ले जा सके, या आप कैसे किस मुंह से कहते हैं कि हम आगे ले जाएंगे? देखिए मोहित, प्रॉब्लम यह है कि 40 साल का अगर आप सियासी तज्जिया करें तो उसके अंदर किन लोगों ने इन लोगों को बनाया, निखारा, हटाया, फिर लाए, फिर हटाया, करप्शन की बुनियाद पर हटाए गए, करप्शन की बुनियाद पर लाए गए। तो ये सारा खेल जो रहा है पिछले 40 साल का, जिसकी डॉक्टर साहब इशारा कर रहे हैं, उसमें सिर्फ इन लोगों को जिम्मेदार नहीं करार दिया जा सकता। इनके हैंडलर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बिजनेस को लेकर आए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को करप्ट किया, जिसकी शुरू में सईद साहब भी बात कह रहे थे कि जी इस पार्टी को हटाने के लिए इस पार्टी को बना दो, इस ग्रुप को निकालने के लिए उस ग्रुप को बना दो, इस मिलिटेंट को हटाने के लिए ये मिलिटेंट खड़ा कर दो। ये आपकी पाकिस्तान की 40 साल की पॉलिटिक्स में हुआ है।
और ये चीजें आप जब तक इन चीजों से नहीं निकलेंगे तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा। पूरे सिस्टम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट्स टेक डॉक्टर, ठीक है फरीद मलिक साहब, बिल्कुल फरीद मलिक साहब, क्विक रिस्पॉन्स जो मजहर अब्बास साहब ने कहा है कि ये पार्टी और जिन लोगों को आप इल्ज़ाम दे रहे हैं 40 साल में, ये अकेले थोड़ा थे, इनको लाने वाले, इनको बनाने वाले, इनकी परवरिश करने वाले, उन सब के भी अपना जो कॉन्सेप्ट से पॉलिटिकल उन्होंने भी डिलीवर नहीं किया, तो किस बेसिस पे आप इन्हीं पे इल्ज़ाम दे रहे हैं? मैं इनसे मुतफिक हूं, मगर वो जो प्लेयर्स हैं जो अरीना में खेलते रहे हैं इनके साथ, अब उनका खेल खत्म है। ये मेरा हाइपोथेसिस है, दोनों का खेल खत्म है। ये नहीं है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैंने तो पहले जिक्र किया ज़िया डार्क एजेस का। देखिए इशू ये है कि ठीक है, ये मैनिपुलेशन हुई, ये इनको बनाया गया, इनको लाया गया, इनको खेल खिलाया गया, इनको खेल सिखाया गया, इन्हें लाइंस बुलाई गई, इनसे लाइन छीनी गई, मगर ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये पीछे ले जाने वाले प्लेयर्स हैं। इनमें ना कैपेसिटी है आगे जाने की, ना इनमें अहलियत है, ना सलाहियत है। दे आर टेंटेड ओल्ड प्लेयर्स हु कैन नॉट मूव अस फॉरवर्ड। ये मेरा हाइपोथेसिस। लेकिन हैंडलर्स तो फिर भी अपनी जगह मौजूद है ना, इंजीनियरिंग तो फिर भी हो रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। तो अब वे फॉरवर्ड तो चाहे इन दोनों को आप बिल्कुल खत्म भी कर दें, डंप भी कर दें, निकाल भी दें, दफन भी हो जाए ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का वे फॉरवर्ड जब तक ये इंजीनियरिंग का मसला खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का वे फॉरवर्ड नहीं नजर आता मुझे। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। साबिर शाकिर साहब, हैंडलर को खुद ही नहीं पता, जरा साबिर शाकिर साहब को भी आने रहे। साबिर शाकिर साहब, हैंडलर को भी नहीं पता कि जाना कहाँ है। बेसिकली अगर बहुत ही पोलाइट अल्फाज में मैं मजहर अब्बास का मकसद क्लियर कर दूं, मतलब जो है नहीं, उसमें तो फिर हमने जो मेरा ख्याल है अब हैंडलर्स को पता है। मेरा ख्याल है कि हैंडलर्स को अब पता है उन्होंने कहाँ जाना है। जरा रुके सर, फरीद मलिक साहब जरा रुकिए, फरीद मलिक साहब जरा रुके, साबिर शाकिर साहब को अपनी बात मुकम्मल करने दें। जी साबिर शाकिर साहब। देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है, वार अगेंस्ट टेरर में हमने देखा कि जब साइडर आता था और वो कंफ्यूज होता था तो पीछे से जो हैंडल उसके साथ होता था वो ब्लास्ट करता था, और बाज़ औक़ात ये भी होता है हैंडलर खुद भी उसकी जद में आ जाता है। और माजी में हमने देखा भी है, और ये नवाज शरीफ साहब की मिसाल हमारे सामने है। जब सदर इसहाक खान और नवाज शरीफ साहब का झगड़ा हुआ और दोनों के आपस में सीन फंसे, तो उसके नतीजे में फिर वहीद काकड़ साहब आए, वहीद काकड़ साहब का फार्मूला आया, और सदर इसहाक खान को भी जाना पड़ा और नवाज शरीफ साहब को भी जाना पड़ा। तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं। बाकी जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में जितने भी इक़्तिदार की रहदारियों में गेम्स हुई हैं, उसमें पॉलिटिकल प्लेयर्स भी बराबर के हिस्सेदार थे, और दोनों तरफ पॉलिटिकल प्लेयर्स होते थे। एक पॉलिटिकल प्लेयर हैंडलर के साथ मिलके, ऑपरेटर के साथ मिलके खेल रहा होता था, गिरा रहा होता था, फिर अगली बारी वो खुद लेता था, फिर उसके बाद अगली बारी। ये जो ऑनवर्ड हुआ 88 से लेके 99 तक, और इवन उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, वो दोनों एस्टेब्लिशमेंट के दिल जीतने के लिए अपने वो फर्शे राह क्या कहते हैं वो करते रहे हैं, बिछाते रहे हैं। तो ये चीज़ तो, और इस वक्त भी दोनों बड़े पॉलिटिकल प्लेयर, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा जाती उमरा, वो इस वक्त भी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उन्हीं लोगों की जिनको वो खलाई मखलूक कहते थे, जिनको वो पता नहीं क्या क्या कहते थे, उन सबको जब तक वो कहते हैं। अच्छा, जरा सईद काजी साहब को आने दें। सईद काजी साहब, यहाँ मजहर अब्बास साहब ने जो डिबेट छेड़ी है ना फरीद मलिक साहब के जवाब में, डॉक्टर फरीद मलिक साहब भी हमारे साथ हैं, वो ये है कि मखलूक को क्या, यानी खालिक और मखलूक के बात है कि जो खालिक है यहाँ पे, जो बनाने वाले हैं इन प्लेयर्स को, इन मोहरों को, उन्हें खुद भी नहीं पता कि मसाइल का हल है क्या बुनियादी तौर पे, क्योंकि जब खुद भी वो करते रहे हैं, वो कभी बसात बदल देते हैं, नए मोहरों को ले आते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ डिलीवर कर नहीं पाती है। तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, ये जो मुर्गी और अंडे वाली बहस है ना कि पहले एस्टेब्लिशमेंट ठीक और नेक हो जाए और फिर ये सारे ठीक हो जाएंगे, ये बड़ी अजीब और गरीब बहस है। हम दुनिया से मिसालें ले लेते हैं रहनुमाई के लिए।
अमेरिका में मैं आज पढ़ रहा था 1930s में पहली औरत जो है सेनेटर बनी, या काला जो है पहली दफा सेनेट में आया। एस्टैब्लिशमेंट नेक नहीं हुआ करती, पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी पड़ती है, हाथ हथेली पर जाने रख के देनी पड़ती हैं, इनकलाबात करने पड़ते हैं। ये माल बनाने का धंधा नहीं है सियासत, ये पैगंबरों का धंधा है। जो दुकानदार मैं देखें, कभी एस्टैब्लिशमेंट नेक नहीं होगी। जब आप वैक्यूम छोड़ेंगे वो आएगी। पाकिस्तान, अमेरिका कहीं चले जाएं, आज एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई नहीं हो रही। जाके ट्रंप क्या कहता मैं नहीं निकलता बाहर, चलो जो इलेक्शन के रिजल्ट भी, ये फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी है, खोल के पढ़ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम किसको कहें। हम पीपल्स पार्टी थी, पूरी अवाम 68-69 में आई, 5 नवंबर को तहरीक शुरू हुई, 138 दिन चली, अवाम उसके साथ थे, और बदल दो, कब्जे कर लिए लोगों ने। कहा निकालो हमें इस जबर से। दरवाजे पे नाक किया जाके सिविलियंस ने, अरे भाई एस्टैब्लिशमेंट, हम आए हैं, हम अवाम के नुमाइंदे हैं। उसके पीछे सिर्फ भुट्टो खानदान की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, मगर और लोगों की जो अनसंग हीरोज हैं उनकी भी कुर्बानियां, जिन्हें मैं जाती तौर पर जानता हूं। सवाल यह है कि तुम लोग जो हो, और तुमने ठीक करना है। पार्लियामान हमने तुम्हें दी, पार्लियामेंट तुम्हें आइन दिया, जाओ हमारे हकूक की बात करो। तुम जाके हाउसिंग सोसाइटियां खोल लेते हो। जब तुम्हारे हाउसिंग सोसाइटियों पे लड़ाई होती है, हमें कहते हो जमहूरियत खतरे में हो गई है। अमेरिका की मिसाल देख लें यार, आज भी वहां लड़ाई जारी है, अभी भी निकले हैं लोग बाहर अपने हकूक के लिए, हालांकि लीडर उनके बेचारों का कोई नहीं था। सवाल यह है कि मैं कहूं कि आज दुआ मांगू और सवेरे एस्टैब्लिशमेंट का कैरेक्टर बदल जाए। पूरी दुनिया में यही कैरेक्टर है एस्टैब्लिशमेंट का। हां, सियासी तहरीकें, जो सिविलियन जो मूवमेंट्स हैं, वो उसके रुख बदलती हैं। ये क्या है? ये हट्टी और दुकान खोली हुई है तुम लोगों ने। ये क्या, मुझे बताएं इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से। मैं जाती तौर पर नाम नहीं लेता लोगों। मजहर अब्बास साहब से आपका जवाब लेंगे। ब्रेक लेने दें मुझे। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। एक बड़ी फास्ट पेस डिस्कशन है। मैं डॉक्टर फरीद मलिक साहब की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर फरीद मलिक साहब, आपने जो इल्ज़ाम लगाया है अपने कॉलम में मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स में, इसे तहरीक इंसाफ को आप कहाँ प्लेस करेंगे? क्या तहरीक इंसाफ मूविंग फॉरवर्ड है या मूविंग बैकवर्ड है? और पंजाब में उस्मान बुज़दार की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कहाँ प्लेस करेंगे? वो मूविंग फॉरवर्ड है या मूविंग बैकवर्ड्स है? मेरा ख्याल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी स्लोली मूविंग फॉरवर्ड। और उसकी वजह यह है कि, और मैंने अपने कॉलम में भी लिखा है कि तहरीक इंसाफ ने जो उनकी प्लेइंग 11 टीम है, उसमें उनके वो प्लेयर्स नहीं है जिन्हें होना चाहिए था, जो पार्टी में मौजूद हैं और थे और हैं, आज भी हैं। तो जो प्लेइंग 11 है इस वक्त, वो टीम जो है वो बहुत स्लोली मूव कर रही है फॉरवर्ड। इट कैन मूव फॉरवर्ड मच फास्टर इफ द राइट प्लेयर्स आर इंक्लूडेड इन द प्लेइंग 11। ऐसे कौन से प्लेयर हैं इतने कैपेबल और इतने जबरदस्त और ब्रिलियंट, कौन से प्लेयर्स हैं जिनको 50 मेंबर की कैबिनेट में जगह नहीं मिली? देखें जी, मैं आपको अर्ज करूं, जो पीटीआई का जो फेज 2011 तक का फेज था, उसमें थिंक टैंक्स भी थे, उसमें शैडो कैबिनेट भी थी, पॉलिसीज भी फॉर्मुलेट होती थी, ये सब कुछ होता था। पीटीआई को जो अटैक हुआ इलेक्टेबल्स का, उसने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, और अब वो रियलाइज होता जा रहा है आस्ता आस्ता कि ये लोग, जिस तरह मैंने अर्ज की, ये जो बैकवर्ड प्लेयर्स हैं ये फॉरवर्ड नहीं जा सकते, और ये 1 बाय 1 इनकी एलिमिनेशन होती जाएगी। और इवेंचुअली अगर पीटीआई ने फॉरवर्ड जाना है तो जो बैकवर्ड खिलाड़ी हैं इनसे पीटीआई को निजात हासिल करनी पड़ेगी। और पार्टी में लोग मौजूद हैं, थे, आज भी हैं, हु कैन बी वेरी इफेक्टिव फॉरवर्ड प्लेयर्स। हमारे थिंक टैंक्स में थे, शैडो कैबिनेट थी। उस्मान बुज़दार के सवाल को आप खा गए सर। उस्मान बुज़दार तो बड़ी लेट आए हैं, बड़ी बाद में। सर, उस्मान बुज़दार तो बहुत लेट आए हैं। पंजाब का जो चीफ मिनिस्टरशिप है, ये हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहा है भुट्टो साहब के जमाने से। मैं आपसे एग्री करता हूं। और उस्मान बुज़दार हार्डकोर पीटीआई के बंदे भी नहीं है। वो जो एक्चुअली जो पीटीआई का जिन्होंने चीफ मिनिस्टर बनना था, वो मरहूम एहसन रशीद साहब थे। ही वॉज द चैंपियन ऑफ पंजाब, जिन्होंने सारा पीटीआई को पंजाब में बनाया, चलाया, सब कुछ किया। वो मरहूम रुक जाए जरा लाहौर से पर्सपेक्टिव ले लें। जनाब सईद काजी साहब, ये पीटीआई की गवर्नमेंट मूविंग फॉरवर्ड है थोड़ी सी, या मूविंग बैकवर्ड्स है थोड़ी सी? मेरे ख्याल में सफर तेज तर है और हरकत आहिस्ता आहिस्ता, बकौल मुनीर नियाजी साहब। लेकिन मैं एक बात का एक अर्ज कर दूं, जो हमारा एम्फेसिस इंडिविजुअल्स पर है वो बड़ा मिसप्लेस्ड है।
मैं देख रहा हूं रोज अब जो एक लठ लेके बुजदार के पीछे हम उड़े, भाई बुजदार साहब है तो फिर क्या है, नहीं थे तो फिर क्या था। मसला इस निजाम का है, इस निजाम के जकड़बंद का है। मसला यह है कि देखिए अभी इन्होंने इलेक्टेबल्स की बात की, आप इलेक्टेबल्स के बगैर हुकूमत बना के दिखाएं मुझे यहां पे, कैसे बनाएंगे? जब तक आप सरमाए के किरदार को खत्म या कम अज कम नहीं करते इलेक्शन के प्रोसेस से, आप जान कैसे छुड़ाएंगे इनसे? अरे भाई मुझे बताएं, अगर आप पानी में से कुत्ता नहीं, सॉरी, कुएं में से जानवर नहीं निकालते तो सफाई तो नहीं होगी। मिसाल यह है कि आपको बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेगी। शरीफ आदमी को असेंबली में कैसे लेके आए? अभी अमेरिका में स्टडी छपी, वो इंडिया के बारे में थी कि व्हाई अ क्रिमिनल इज मोर लाइकली टू बी इलेक्टेड देन अ क्लीन पर्सन। तो उन्होंने कहा कि हजूर क्लीन पर्सन जो है, क्योंकि सिविल डिलीवरी जो है सर्विसेज की वो अब नहीं है, नहीं दे रही सरकार, और डिलीवरी के लिए एक कंटूटा चाहिए होता है इंडिया में आपको, जो कि इसलिए वहां पे 40% से लेकर 48% तक हार्ड कोड क्रिमिनल इलेक्ट होकर वहां जाते हैं। तो इनका रास्ता हम कैसे रोके? हमने यहां क्या किया, एक जो छलनी बनाई थी हमने कि जनाब ये स्टेट बैंक में जाएंगे इनके सारे असासे और इनके कच्चे चट्टे, वो रोक दिया आपने, और इसहाक डार ने वो वैसी तरमीम करके खत्म कर दिया। तो आप जब तक इलेक्टरल प्रोसेस को चेंज करके शरीफ साफ नजरियाती लोगों के आने का रास्ता नहीं बनाते, और काले धन का जो सराहियत है, वो इमरान खान क्या करेगा? जिस जिधर हाथ लगाएगा, जिस माफिया को हाथ लगाएगा, वो आगे से खड़ा हो जाता है उसके सामने। अच्छा, तो ये है मसला। साबिर शाकिर साहब जो क्विक कमेंट में मजहर अब्बास और सियासत को। अच्छा साबिर शाकिर साहब जी सर, आगे जा रहे हैं थोड़ा सा कि पीछे ही हैं, ये खड़े ही हैं? मेरा ख्याल है खड़े हैं। खड़े हैं। आपका वोट है खड़े वालों में। मजहर अब्बास साहब, पीटीआई की गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही है, पीछे जा रही है, ये खड़ी है? देखिए, पीटीआई की गवर्नमेंट जो पंजाब में कर रही है उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून खड़ी हुई है। अगर वो पंजाब की पॉलिटिक्स इस तरह नहीं करते तो मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोग भी पीटीआई का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और पीटीआई के लोग भी इमरान खान से ये कह रहे हैं कि अगर हम पंजाब में लूज करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उस्मान बुज़दार की वजह से। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा, मैं सईद की बात से कंप्लीटली एग्री करते हुए, देखिए पॉलिटिक्स से जब तक आप कारोबार को नहीं निकालेंगे, कारोबारी लोगों को डील नहीं करेंगे, और पार्टीज जो है इंडिविजुअल्स से ऊपर जाके नहीं सोचेंगी। देखिए अब आप पीटीआई खड़ी है, पूरी तरह एक शख्स पे खड़ी है। उस शख्स को ये सोचना पड़ेगा कि पीटीआई आफ्टर इमरान क्या होगी। वो सिर्फ उस सूरत में हो सकती है जब पार्टी को आप डेमोक्रेटाइज करें। जब तक पार्टियों को जमहूरी अंदाज में नहीं बनाया जाएगा, पार्टियां इसी तरह कॉम्प्रोमाइज करेंगी, इसी तरह कारोबार करेंगी, और इसी तरह जमहूरियत को नुकसान पहुंचाती रहेंगी। ठीक। अच्छा, ये एक दिलचस्प किस्म का नाज़रीन सवाल है कि तहरीक इंसाफ, आपने सबका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर सुन लिया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है, क्या वो फॉरवर्ड आगे की तरफ जा भी पा रही है या वो वहीं खड़ी है? अगर कोई ये नहीं भी कहता कि ये पीछे की तरफ जा रही है, तो ऐसा लगता है कि ये अपनी ही जगह पे खड़ी है। फरीदा मलिक साहब, आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ये किसी ने भी आपसे इत्तफाक नहीं किया? आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही है? एविडेंस क्या है इसकी? देखिए जी, कुछ एरिया जिस तरह फॉर एग्जांपल एनर्जी ले लीजिए, क्योंकि वो मेरी फील्ड भी है, मैं उसमें काम भी कर रहा हूँ। एनर्जी जो है पाकिस्तान में, पावर और एनर्जी बहुत आउट ऑफ रीच है, एक्सपेंसिव है, इसमें करप्शन है, किकबैक्स हैं, हमारे आईपीपीज और एलएनजी वगैरह का सारे जो स्कैंडल्स थे। अब इस गवर्नमेंट ने एक मेजर शिफ्ट की है टूवर्ड्स हाइड्रो पावर, डैम्स की इनॉग्रेशन हुई है और एलएनजी रीनेगोशिएट हुई है, और थर कोल पे मैं खुद इन्वॉल्व हूँ इन कन्वर्टिंग थर कोल इनटू सिंथेटिक नेचुरल गैस, ताकि हमारा जो एनर्जी का बिल है वो नीचे आए। और जब एनर्जी के बिल, एनर्जी की कॉस्ट, पावर की कॉस्ट नीचे आएगी, दैट विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एवरीथिंग डाउन द रोड। तो ये चीजें बिल्कुल, और मैं काजी साहब से भी एग्री करता हूँ, साबिर साहब से भी एग्री करता हूँ, मदर साहब से भी, कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें चाहिए। मैं मानता हूँ निजाम में बहुत खराबियां हैं, मगर जो इनकी आइडेंटिफिकेशन है एनर्जी सेक्टर में, आई थिंक इसके नतायज आने शुरू हो जाएंगे। जब पावर की कॉस्ट नीचे जाएगी, एनर्जी की कॉस्ट नीचे जाएगी, दुनिया की महंगी तरीन एलएनजी हमारे पास है, दुनिया की महंगी तरीन बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकते। वी कांट कम आउट ऑफ इट
बिकॉज लोगों ने किक बैक्स ली हुई हैं, लोगों ने पैसे वक्त कमाए। हमारा खत्म हो गया। फरीद मलाब भी हमारे साथ थे, जो चेयरमैन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन रह चुके हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं। एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी आपको सुनने में मिला। आज इतना ही। तमाम पार्टिसिपेंट्स की आपने डिस्कशन सुनी। फैसला आपका है नाज़रीन। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।